प्यारे बच्चों, डीडी उत्तराखंड के ज्ञानदीप कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस चैप्टर 8। आज जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है डिस्कवरी ऑफ द सेल ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, पार्ट्स ऑफ द सेल, कंपैरिजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। आप सभी जानते हैं हमारे आसपास लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। लिविंग थिंग्स में जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं वह अलग अलग प्रकार के वर्क करते हैं, कार्य करते हैं। आज हम ऑर्गन्स की बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल्स को हम ब्रिक से कंपेयर कर सकते हैं। जिस प्रकार ब्रिक्स को असेंबल करके बिल्डिंग बनाई जाती है, उसी प्रकार सेल्स असेंबल होकर एवरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का निर्माण करती हैं। बच्चों, 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस द्वारा कॉर्क स्लाइस का ऑब्जर्वेशन करके सेल्स की खोज की गई। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कॉर्क सेल की पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। उन्होंने कॉर्क की एक थिन स्लाइस का माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वेशन किया और जाना कि उस स्लाइस में पार्टीशन बॉक्सेस बने हुए हैं। यह बॉक्सेस इसी तरह हैं जैसे मधुमक्खियों के छत्ते में बने हुए होते हैं। उन्होंने नोटिस किया कि एवरी बॉक्स वाज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय ए वॉल। हुक ने इन्हें सेल्स का नाम दिया। एक्चुअली में ये डेड सेल्स थी। लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स के बारे में इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की खोज के बाद ही जाना गया। बच्चों, सेल इज द मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बच्चों, जिस प्रकार बिल्डिंग के लिए ईंटें नेसेसरी होती हैं, उसी प्रकार लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सेल्स बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट का कार्य करती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स की जो स्ट्रक्चर होती है वह कॉम्प्लिकेटेड होती है। बच्चों, आपने मुर्गी के अंडे को देखा होगा। मुर्गी का अंडा एक सिंगल सेल होता है। वह आकार में बड़ा होता है, इसलिए हम उसे आसानी से देख सकते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी अर्थ पर भी मिलियंस लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जिनमें अलग अलग कार्य हेतु अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जिनकी शेप्स, साइज और नंबर ऑफ सेल्स भी डिफरेंट होते हैं। क्या आप जानते हैं हमारे शरीर यानी ह्यूमन्स बॉडी में भी जो सेल्स की संख्या होती है वह अरबों खरबों यानी बिलियंस या ट्रिलियंस में होती है। बच्चों, वह ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेल्स यानी बहुत सारी सेल्स के द्वारा मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इंसेक्ट, ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडी, ये सभी जो हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। इसके अलावा बच्चों, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो केवल एक सेल के बने होते हैं यानी सिंगल सेल से बने होते हैं, जिन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम ऐसे ही ऑर्गेनिज्म हैं जो केवल सिंगल सेल के द्वारा बने हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितने भी नेसेसरी फंक्शंस हैं लाइक कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये सभी इस सिंगल सेल के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। जबकि मल्टी सेलुलर में हर फंक्शन के लिए लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इन सभी के लिए अलग अलग सेल्स होती हैं। एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियंस ऑफ सेल्स बीइंग्स लाइफ एज अ सिंगल सेल, यानी कि बच्चों, जो मल्टी सेलुलर होते हैं जिनके अंदर इतनी सारी सेल्स होती हैं, वह सभी एक सिंगल सेल के द्वारा बने होते हैं। यह सिंगल सेल टुकड़ों में बंटकर सेल्स की संख्या बढ़ाती है।
बच्चों, जैसा कि अभी आपने देखा, अमीबा और पैरामीशियम यूनिसेलुलर हैं। इसी प्रकार हमारे ब्लड में पाई जाने वाली वाइट ब्लड सेल्स भी यूनिसेलुलर हैं। यह सिंगल सेल के द्वारा बनी हुई हैं। इनमें डिफरेंस यह है कि वाइट ब्लड सेल्स केवल सेल्स हैं, जबकि अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है। बच्चों, जैसा कि अभी आपने पिक्चर में देखा, अमीबा की शेप इर्रेगुलर होती है। अमीबा अपने शरीर को लेंथ के रूप में बाहर की तरफ बढ़ा लेता है जब वह मूवमेंट करता है या भोजन लेता है। अमीबा की इस लेंथ को हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, जिसे हम आभासी पैर भी कह सकते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उनके ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग उनकी सेल्स की शेप होती है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको स्फेरिकल रेड ब्लड सेल्स, स्पिंडल मसल सेल्स एंड लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल्स दिखाई दे रही होंगी। नर्व सेल्स मैसेजेस को रिसीव और ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती हैं, जिससे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किया जाता है। बच्चों, सेल के बाहर जो बाउंड्री होती है, जो उसे कवर किए रहती है, उसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेन सेल को शेप प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा प्लांट्स में मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग होती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, जो कि प्लांट्स को शेप एंड रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है। बच्चों, जैसा कि अभी आपने देखा, अमीबा और पैरामीशियम यूनिसेलुलर हैं। इसी प्रकार हमारे ब्लड में पाई जाने वाली वाइट ब्लड सेल्स भी यूनिसेलुलर हैं। यह सिंगल सेल के द्वारा बनी हुई हैं। इनमें डिफरेंस यह है कि वाइट ब्लड सेल्स केवल सेल्स हैं, जबकि अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है। बच्चों, जैसा कि अभी आपने पिक्चर में देखा, अमीबा की शेप इर्रेगुलर होती है। अमीबा अपने शरीर को लेंथ के रूप में बाहर की तरफ बढ़ा लेता है जब वह मूवमेंट करता है या भोजन लेता है। अमीबा की इस लेंथ को हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, जिसे हम आभासी पैर भी कह सकते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उनके ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग उनकी सेल्स की शेप होती है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको स्फेरिकल रेड ब्लड सेल्स, स्पिंडल मसल सेल्स एंड लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल्स दिखाई दे रही होंगी। नर्व सेल्स मैसेजेस को रिसीव और ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती हैं, जिससे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किया जाता है। बच्चों, सेल के बाहर जो बाउंड्री होती है, जो उसे कवर किए रहती है, उसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेन सेल को शेप प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा प्लांट्स में मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग होती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, जो कि प्लांट्स को शेप एंड रिजिडिटी प्रोवाइड कराती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल का साइज बहुत छोटा होता है, जिसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। सबसे छोटी सेल बैक्टीरिया की होती है तथा सबसे बड़ी सेल शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। एग एक यूनिसेलुलर होता है। इसको चेक करने के लिए एक हैन का एग लीजिए, उसे बॉईल कीजिए, उसके कवर को अलग कीजिए। आप देखेंगे उसके अंदर एक वाइट पार्ट होता है, जो अंदर येलो पार्ट को कवर किए रहता है। इस वाइट पार्ट को हम एल्ब्यूमिन कहते हैं, जो बॉईल करने के बाद सॉलिड हो जाता है, तथा येलो पार्ट को हम योक कहते हैं। ये जो येलो पार्ट है, ये एक सिंगल सेल है, जिसे हम बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के देख सकते हैं। द साइज ऑफ द सेल्स हैव नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट, यानी कि सेल्स का साइज एनिमल्स और प्लांट्स के बॉडी साइज पर डिपेंड नहीं करता, वह सेल्स के फंक्शन पर डिपेंड करता है। बच्चों, आप जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गन्स। ईच ऑर्गन्स इन द सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस सच एज डाइजेशन, एलिमिनेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन। जैसे हमारी बॉडी में हर फंक्शन के लिए अलग ऑर्गन होता है, इसी प्रकार प्लांट्स में भी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन होते हैं। जैसे रूट वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करने का कार्य करती हैं, इसी प्रकार लीव्स भोजन बनाने का काम करती हैं।
ये जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं यह छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम टिश्यू कहते हैं। और टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि टिश्यू जो होते हैं वह एक जैसी सेल्स के ग्रुप से मिलकर बने होते हैं। दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म ऑर्गन्स से मिलकर बनते हैं, ऑर्गन्स टिश्यू से मिलकर बनते हैं और टिश्यूज सेल्स से मिलकर बनते हैं। इसका मतलब सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बच्चों, पार्ट्स ऑफ सेल को समझने के लिए यहाँ पर आपको दो पिक्चर्स दिखाई दे रही होंगी, एक ह्यूमन चिक सेल की, दूसरा ओनियन पिल सेल, यानी एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। सेल को समझने के लिए ह्यूमन चिक के अंदर वाले भाग को टूथपिक की हेल्प से खुरच कर निकालते हैं। इसे ग्लास स्लाइड पर रखे पानी में रखते हैं क्योंकि यह ट्रांसपेरेंट है, इसलिए इसे देखने के लिए हम इसमें आयोडीन की एक बूंद मिलाते हैं और इस पर कवर स्लिप लगा देते हैं। इस सेल को जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाता है तब ह्यूमन चिक से निकाली गई इस परत में हमें सिवरल सेल्स दिखाई देती हैं, यानी बहुत सारी सेल्स दिखाई देती हैं। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, हमें इस तरह की छोटे छोटे बॉक्सेस के रूप में बहुत सारी सेल्स दिखाई देती हैं। बच्चों, पिक्चर में जो आपको इन बॉक्सेस के चारों तरफ बाउंड्री दिखाई दे रही है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बीच में जो आपको ये छोटा सा गोला दिखाई दे रहा है उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस के जो बाउंड्री है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड होता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। इस प्रोसेस के द्वारा हम एनिमल सेल को ऑब्जर्व करते हैं। इसी प्रकार प्लांट सेल के ऑब्जर्वेशन के लिए हम ओनियन पिल का यूज़ करते हैं। उसके लिए हम एक ओनियन लेते हैं। इस ओनियन के पिंक लेयर को हटाने के बाद जो ट्रांसपेरेंट वाइट लेयर निकलती है उसका हम एक स्मॉल पीस लेंगे। उस स्मॉल पीस को ग्लास स्लाइड पर रखे पानी में रखेंगे। ओनियन की यह वाइट लेयर ट्रांसपेरेंट होती है, इसलिए इसको ऑब्जर्व करने के लिए, इसको देखने के लिए हम इसमें मिथाइलिन ब्लू की 1 ड्रॉप डालेंगे। अब इस पर कवर स्लिप रखेंगे। कवर स्लिप रखते समय बच्चों इस बात का खास ख्याल रखें कि उसमें कोई भी एयर बबल ना आ पाए, क्योंकि यदि उसमें एयर बबल आ जाएगा तो आप उसका ऑब्जर्वेशन अच्छे प्रकार से नहीं कर सकेंगे। बच्चों, प्लांट सेल के बारे में जानने के लिए इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप की हेल्प के द्वारा ऑब्जर्व करेंगे। और जैसा कि बच्चों आप इस ओनियन पिल की पिक्चर में देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ब्रिक जैसी छोटी छोटी बहुत सारी सेल्स दिखाई दे रही होंगी। ह्यूमन सेल्स की तरह ही बच्चों यहाँ पर भी जो सेल की बाउंड्री है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और आप यहाँ पर एक छोटा गोला दिखाई दे रहा होगा आपको, उसे न्यूक्लियस कहेंगे। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के जो बीच में लिक्विड है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अलावा बच्चों प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन एक और थिक कवरिंग के द्वारा कवर रहता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। इस प्रकार बच्चों आप भी इन एक्टिविटीज़ के द्वारा प्लांट्स और एनिमल्स की सेल की स्लाइड्स बनाकर उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। बच्चों, आपने देखा होगा सेल के बाहर जो बाउंड्री होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। द बाउंड्रीज ऑफ द सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल केवल प्लांट सेल्स के अंदर ही होती है। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर पैक्ड इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन एक सेल को दूसरी सेल से
तथा उसके आसपास के एनवायरनमेंट से सेपरेट यानी कि अलग रखता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस होता है, जिसकी वजह से बच्चों सेल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने आसपास की सराउंडिंग से, और जो अनवांटेड मटेरियल होता है उसको बाहर सराउंडिंग में छोड़ देता है। बच्चों, प्लांट्स में एक और थिक कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। यह सेल्यूलोज से बनी होती है जो कि प्लांट्स को स्ट्रेंथ, रिजिडिटी तथा शेप प्रोवाइड कराती है। पार्ट ऑफ द सेल में नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। बच्चों, जैसा कि अभी हमने आपको सेल की पिक्चर दिखाई थी, उसमें आपने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो जेली नुमा लिक्विड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। द अदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स। इनको डिटेल में हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। बच्चों, लिविंग सेल्स में न्यूक्लियस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। यह जनरली स्फेरिकल शेप्स का होता है और सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है, जिसे केवल माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से ही देखा जा सकता है। बच्चों, जैसा कि अभी हमने आपको पहले भी बताया कि न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने के लिए न्यूक्लियस पर एक कवरिंग होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यह मेम्ब्रेन भी सेल मेम्ब्रेन की तरह पोरस होती है, जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच मटेरियल्स को आने जाने में हेल्प करती है। तो बच्चों, न्यूक्लियस जो है वो सेल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और न्यूक्लियस के बाहर जो बाउंड्री होती है जो उसे प्रोटेक्ट रखती है और दूसरी अदर जो पार्ट्स हैं उनसे सेपरेट करती है, उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। बच्चों, जब हम न्यूक्लियस को हायर मैग्नीफिकेशन वाले माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब हमें उसके अंदर एक और स्फेरिकल बॉडी दिखाई देती है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अंदर हमें थ्रेड जैसी, धागे जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, स्ट्रक्चर, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स एंड हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। यानी कि बच्चों, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं वह क्रोमोसोम्स की हेल्प से होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, यदि आपके पिता की आंखें भूरी हैं तो संभव है कि आपकी आंखें भी भूरी होंगी। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि यदि आपकी मम्मी की हाइट बहुत लंबी है तो आपकी भी हाइट लंबी हो सकती है। इसका अर्थ यह है बच्चों कि हमारे माता पिता के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इन क्रोमोसोम्स के जरिए जीन्स के रूप में हमारे में आ जाते हैं। जीन्स ट्रांसफ़र के अलावा न्यूक्लियस सेल्स की एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करता है। जिस प्रकार हमारी बॉडी में माइंड हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसी तरह न्यूक्लियस सेल के अंदर सेल्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। The entire content of a living cell is known as protoplasm. इसका अर्थ यह है बच्चों कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी पार्ट है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। यह सेल का जीवित भाग कहलाता है। बच्चों, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में एक और इरेगुलर स्ट्रक्चर होती है जिसे हम वैक्यूल कहते हैं। प्लांट सेल्स के अंदर वैक्यूल सिंगल और बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल्स में वैक्यूल छोटे छोटे और बहुत सारी मात्रा में होते हैं। इन वैक्यूल्स में सेल्स अपनी खाने और भोजन को स्टोर करके रखते हैं। यहाँ पर बच्चों आप वैक्यूल की पिक्चर देख सकते हैं। इसके अलावा सेल में एक और पार्ट होता है जिसे प्लास्टिड्स कहते हैं, जो कि प्लांट सेल्स में पाया जाता है।
प्लास्टिड्स डिफरेंट कलर में होते हैं। हम जानते हैं बच्चों कि प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं वह ग्रीन कलर की होती हैं। आप सभी जानते हैं बच्चों कि लीव्स का है यह जो ग्रीन कलर होता है वह क्लोरोफिल की वजह से होता है। और यह क्लोरोफिल कहाँ से आता है लीव्स में? यह क्लोरोप्लास्ट से आता है। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं जो लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड कराते हैं। बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट कलर के प्लास्टाइड्स दिखाई दे रहे होंगे। ये सभी प्लांट्स को कलर प्रोवाइड कराते हैं। आप सभी जानते हैं बच्चों कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कितना ज़रूरी होता है। बच्चों, अब हम देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या चीज़ें कॉमन होती हैं और क्या क्या चीज़ें डिफरेंट होती हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है प्लस सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल में पाई जाने वाली सेल वॉल प्लांट्स को प्रोटेक्ट करती है। टेम्परेचर के वेरिएशन से, हाई स्पीड विंड से, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से, इन सभी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट्स में सेल वॉल होती है। इन सभी वेरिएशन का प्लांट्स पर इफ़ेक्ट होता है क्योंकि प्लांट्स मूवमेंट नहीं कर सकते, इसलिए प्लांट्स में सेल वॉल पाई जाती है। इसके अलावा जो दोनों में डिफरेंस होता है वह है वैक्यूल। प्लांट्स में बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में या तो वैक्यूल नहीं होते या फिर छोटे छोटे होते हैं। इसके अलावा बच्चों, एक और डिफरेंस जो प्लांट्स और एनिमल सेल्स में हमने पढ़ा वो है प्लास्टिड्स यानी कलर सेल्स, जो केवल प्लांट्स में पाई जाती हैं, एनिमल सेल्स में नहीं। बाकी आप जैसे पिक्चर में देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन दोनों सेल्स में होती है। इसी प्रकार बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़ ये सभी दोनों सेल्स में कॉमन होते हैं। प्लांट्स और एनिमल सेल्स में जो डिफरेंस है वो है बच्चों सेल वॉल का, नंबर 2 वैक्यूल का और नंबर 3 प्लास्टाइड्स का। यह तीनों चीज़ें हमें प्लांट सेल्स में मिलती हैं। वैक्यूल एनिमल सेल्स में भी होते हैं लेकिन स्मॉल साइज में मिलेंगे और किसी किसी एनिमल सेल में मिलेंगे। प्लांट्स और एनिमल सेल्स में जो कॉमन चीज़ें हैं वो है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। इन डिफरेंस को आप फिगर में देख सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में जो टॉपिक्स हमने कवर किए उन्हें हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था वह था डिस्कवरी ऑफ सेल। रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर की गई सेल के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने सेल के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। हमने जाना कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह सेल के नंबर, शेप और साइज में वैरायटी शो करते हैं। यानी कि बच्चों सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर कहते हैं और जिनके पास मल्टी सेल होती हैं उन्हें हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। हमने देखा कि सेल के फंक्शन के अकॉर्डिंग सेल की शेप्स होती हैं। मोस्ट ऑफ सेल्स बहुत छोटी होती हैं जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मुर्गी का अंडा और शुतुरमुर्ग का अंडा ऐसी सेल्स हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से भी इजीली देख सकते हैं। सेल स्ट्रक्चर में हमने देखा कि जो सेल्स हैं वह मिलकर टिश्यू बनाती हैं और टिश्यूज़ जो होते हैं वो ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन्स से जो है ऑर्गेनिज्म बनते हैं। पार्ट्स ऑफ सेल में हमने सेल्स के विभिन्न पार्ट्स के बारे में जैसे सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म आदि के बारे में जाना। और लास्ट में हमने प्लांट्स और एनिमल सेल्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, इसके बारे में जाना। अपनी आज की क्लास में हमने सेल के बारे में बेसिक जानकारी ली। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेसन है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करते हैं आप सभी को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।